बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस दास्तान की 9 एक साथ सुन चुके हैं और अब 10 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। यूँ लगा था जैसे कोई बहुत मोहतात अंदाज में झाड़ियों में चलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने लपक कर अपनी सब मशीन गन उठा ली। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई जानवर होगा। बाबा अब्दुल फतेह ने बड़े पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, जानवर पानी पीने के लिए चश्मे पर आते रहते हैं। मैंने राइफल हाथ से छोड़ दी और आंखें फाड़ कर बाहर अंधेरे में घूरता रहा और फिर एक मायूस आवाज सुनकर मैं भी मुतमईन हो गया। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई पहाड़ी बकरा या ऐसा ही कोई जानवर पानी पी रहा हो। मैंने राइफल रख दी। ये जगह बहुत महफूज है, बाबा अब्दुल फतेह ने फिर कहा। दोनों तरफ सड़क कम से कम 500 कोस के फासले पर है और रास्ता इतना दुश्वार गुजार है कि भारतीय फौजी सड़क से इधर उधर आने की हिम्मत नहीं कर सकते। 2 साल पहले एक मरतबा उन्होंने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन मुजाहिदीन के घेरे में आ गए। उनमें से कोई भी वापस ना जा सका। भेड़िए कई रोज तक उनकी लाशों पर जियाफत उड़ाते रहे। हम काफी देर तक बातें करते रहे। बाबा अब्दुल फतेह के हाथ में रस्सी बटने की चरखी मुसलसल चल रही थी। वक्त बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। अंगूरी भी अब भूंगने लगी थी। उस वक्त सर्दी भी बढ़ गई थी। मैंने एक कंबल उठाकर अपने ऊपर डाल दिया। थोड़ी देर बाद अंगूरी नूरी के करीब लेटकर सो गई। बाबा अब्दुल फतेह भी एक तरफ चटाई पर लेट गया और कुछ ही देर बाद उसके खराटों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं राइफल उठाकर झोंपड़े के दरवाजे के करीब बैठ गया। तारीकी में घूरता रहा। वक्फे वक्फे से जंगली जानवर भी पानी पीने के लिए चश्मे या नदी पर आ रहे थे। झोंपड़े के पास अगरचे लालटेन रोशन थी, लेकिन वो तमाम जानवर बेजरर थे। किसी ने भी झोंपड़े की तरफ आने की कोशिश नहीं की थी। कभी कभार दूर कहीं से किसी भेड़िए की आवाज भी सुनाई दे जाती थी। सर्दी से बचने के लिए मैंने कंबल ओढ़ लिया। वक्त जैसे थम कर रह गया था। एक एक लम्हा सदियों जैसा तवील लग रहा था और बिलाकर मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई। और पहले तो मैं वहीं बैठा ऊँगता रहा, फिर दरवाजे के अंदर एक तरफ हटकर चटाई पर लेट गया और दरवाजे के सामने टंगा हुआ टाट का पर्दा नीचे गिरा दिया। सुबह मैं बहुत देर तक सोया रहा। सब लोग मुझसे पहले ही जाग चुके थे, मगर मुझे किसी ने नहीं जगाया था। वो दिन भी उसी तरह गुजर गया। हम कभी तो उठकर घूमते हुए कुछ दूर चले जाते और कभी झोंपड़े के सामने चटाई पर बैठकर बातें करने लगते। अंगूरी अब फिर वही पहले वाली अंगूरी थी जिसे मैंने पहली मर्तबा उसके घर में देखा था। वो कभी कनखियों से मेरी तरफ देखती और कभी मुझे अपनी तरफ देखते पाकर उसका चेहरा सुर्ख हो जाता। अंगूरी को देखकर मेरे अंदर अजीब सी हलचल होने लगी थी। लतीफ सी गुदगुदी का एहसास पूरे जिस्म में सराइत कर जाता। मैं उससे बातें करना चाहता था, बहुत सी बातें, लेकिन वो मेरे करीब रहते हुए भी मुझसे दूर थी। मैंने सुना था कि मोहब्बत नाम की कोई चीज होती है। ऐसी बहुत सी दास्तानें भी सुनी थी, मगर मैं नहीं जानता था कि मोहब्बत क्या चीज होती है, कैसे की जाती है। लेकिन शायद मेरी ये सोच गलत थी। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत तो हो जाती है। और शायद ये मोहब्बत ही थी कि यहाँ से मीलों दूर मरियम और कमांडर मुहिबुल्लाह के पास गार में जब मैंने ये सुना कि अंगूरी को भारतीय फौजी उठाकर ले गए हैं या वो लापता हो चुकी है, तो मैं तड़प उठा था और पहाड़ों में ठोकरे खाता हुआ बिसालपुर पहुंच गया था, जहां मुझे ये पता चला कि अंगूरी को पतन की तरफ किसी जगह देखा गया था। अगरचे उसकी तस्दीक नहीं हो सकी थी, लेकिन मैं 1 मिनट सब्र ना कर सका और रातों रात पहाड़ों पर सफर करता हुआ पतन के नवा में पहुंच गया, जहां बिल्कुल गैर मुतवक्को और हैरत अंगेज तौर पर अंगूरी से सामना हो गया। अंगूरी एक नए रूप में मेरे सामने आई थी। कशीदाकारी करने वाली नाजुक सी उंगलियों में राइफल थी, जिससे मैंने उसे दुश्मन पर मौत बरसाते हुए देखा था। दुश्मन के खिलाफ उसी मुश्तरका छापामार कार्रवाई के दौरान हम एक दूसरे से करीब आ गए थे। हमारे दरमियान हायल तकल्लुफ के पर्दे उठ गए थे और मैंने हिम्मत करके चलते चलते उसका हाथ पकड़ लिया था। मेरी इस हरकत पर उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, एक अजीब सी चमक उभर आई थी और उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। इतना करीब आने के बाद वो एक बार फिर मुझसे दूर हो गई थी। कभी उसे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर मुझे अजीब सी बेचैनी सी होने लगती और जब वो मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखती तो मेरे सीने में तूफान सा उछलने लगता। क्या इस कैफियत को मोहब्बत का नाम दिया जा सकता है? क्या अंगूरी भी मेरे बारे में इसी तरह सोचती है? मुझे अपने दिल से मिलने वाला जवाब हाँ में था। मैं उसके घर में सिर्फ चंद घंटे मेहमान रहा था। इसी दौरान तो हमने आपस में कोई बात भी ना की थी। हमारे दरमियान एक रस्मी जुमले का तबादला भी नहीं हुआ था। हमने तो नजर भर कर एक दूसरे को देखा भी ना था।
لیکن میرے جانے کے بعد وہ میرے لیے فکر مند تھی۔ کیمپ پر ہماری چھاپا مار کارروائی کے بعد اس نے کسی نہ کسی ذریعے سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ میں خیریت سے ہوں۔ وہ شام سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ میں چشمے سے ذرا آگے ندی میں پیر لٹکائے بیٹھا یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ چھپاک چھپاک کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا اور اس کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھا کہ مجھے یہ بھی پتا نہ چل سکا کہ انگوری کب میرے قریب آ کر بیٹھی تھی۔ وہ پیروں کو پانی میں ڈالے حرکت دے رہی تھی اور چھپاک کی آواز سن کر ہی میں چونکا تھا۔ یہاں اکیلے بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیا؟ میرے بارے میں کیا سوچ رہے تھے؟ اس نے خوشمگین نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی بھویں تن گئی تھی۔ اوہ کچھ نہیں، میں گڑبڑا سا گیا۔ ابھی تم نے اعتراف کیا ہے کہ میرے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر مجھے گھورا۔ بتاؤ نا کیا سوچ رہے تھے تم میرے بارے میں؟ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کے لہجے نے عجیب سا انداز اختیار کر لیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے رک رک کر کہا، میری طرح تمہارا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ تم اپنی زندگی کس کے سہارے گزارو گے؟ میں ایسا نہیں سمجھتی، انگوری نے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے میں اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتی۔ کیا وادی میں رہنے والے میرے نہیں ہیں؟ کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ ویسے اب میرے ہاتھوں میں رائفل آ گئی ہے، یہ رائفل میرا ساتھ دے گی اور تم میرے ساتھ تو ہو نا، تو مجھے کس بات کی پرواہ ہو سکتی ہے؟ کیا؟ میں ایک بار پھر بدحواس ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک پھیل گئی۔ کیا واقعی تم ایسا سمجھتی ہو کہ؟ کیوں نہیں؟ انگوری کی آنکھوں میں شوخی تیر گئی۔ کیا ہم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ہمارے ساتھ نوری اور عبداللہ بھی ہوں گے۔ ہم چاروں بھارتی غاصبوں کے لیے قیامت بن جائیں گے، انہیں یہاں سے نکل جانے پر مجبور کر دیں گے۔ میرے جذبات پر اوس پڑ گئی۔ میں اس کے بارے میں نہ جانے کیا سوچ رہا تھا اور اس کی سوچ کا انداز مجھ سے مختلف تھا۔ 2 دن اور گزر گئے۔ اسی دوران انگوری سے بار بار میرا آمنا سامنا ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں بھی اس کے قریب ہی رہنا چاہتا تھا، اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہتی۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پڑے پڑے ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا ہے۔ ایک روز اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر تمہارے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں کھیتی باڑی شروع کر دی جائے؟ میں نے اسے گھورا۔ میرا خیال ہے کہ صبح سویرے اس طرف والی سڑک پر ایک چھوٹی سی کارروائی کر کے بھارتیوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلا دینا چاہیے۔ انگوری نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پتن سے بارامولہ کی طرف جانے والی سڑک ان پہاڑوں کے اوپر سے گھومتی ہوئی جاتی ہے۔ اس طرف سڑک کا ایک حصہ مشرق کی طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف تھا۔ درمیان میں یہ جگہ تھی جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ نوری، عبداللہ اور حسن کو بھی آگاہ کر دیا گیا، اور پھر رات 1 بجے کے قریب ہم بابا عبدالفتح کی دعاؤں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس طرف وہ سڑک 4 کو اس کے لگ بھگ تھی، مگر راستہ نہایت دشوار گزار اور خطرناک تھا۔ یہ غنیمت تھی کہ آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور مدھم سی چاندنی میں راستہ طے کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ ایک جگہ میں رک گیا۔ ہمارے سامنے تقریباً 20 فٹ چوڑا نالا بہ رہا تھا۔ وہ نالا اگرچہ زیادہ گہرا نہیں تھا، شفاف پانی کی تہہ میں پتھر صاف نظر آ رہے تھے۔ پانی زیادہ سے زیادہ ہماری پنڈلیوں تک آتا تھا، لیکن پانی کا بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ قدم جمانا مشکل ہو جاتا۔ اس طرف آؤ، مجھے راستہ معلوم ہے۔ انگوری نے ایک طرف اشارہ کیا اور تقریباً 100 گز آگے پہنچے تو ایسی تیز آواز سنائی دی جیسے بلندی سے کوئی آبشار گر رہا ہو، اور پھر ہم نالے کے ساتھ ایک چٹان کے اوپر سے گھوم کر ایک جگہ پہنچ کر رک گئے۔ اس جگہ پانی کی چادر تقریباً 20 فٹ کی بلندی سے گر رہی تھی۔ نیچے ایک بہت بڑا تالاب سا بن گیا تھا جس کا پانی اس نالے میں بہ رہا تھا۔ بلندی سے گرنے والے پانی کی وہ چادر تقریباً 10 فٹ چوڑی تھی، اور جس چٹان سے وہ آبشار گر رہا تھا وہ باقی حصے سے بہت آگے کو نکلی ہوئی تھی۔ اس طرح اس کے آگے کو نکلی ہوئی چٹان نے ایک سائبان سا بنا دیا تھا۔ پانی کی گرتی ہوئی چادر کے پیچھے اندر کی طرف 8-10 فٹ جگہ تھی۔ وہاں کی زمین پانی کے تالاب سے 2-2.5 فٹ اونچی تھی۔ لگتا تھا انگوری اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے آنے سے پہلے 3-4 روز پہلے میں یہ علاقہ اچھی طرح چھان ڈالا تھا۔ انگوری مجھے اشارہ کرتی ہوئی آبشار کے پیچھے اس سائبان کے نیچے گھس گئی۔ اس پتھریلی جگہ پر خاصی پھسلن ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ تو میں گرتے گرتے بچا تھا۔ آبشار کا پانی بارش کی فوار کی طرح اندر بھی آ رہا تھا۔ دوسری طرف پہنچتے پہنچتے میرے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ ہم ایک بار پھر بلندی طے کرنے لگے اور پھر اس سے آگے ہم مسلسل ڈھلان پر اترتے رہے۔ پتھروں، چٹانوں اور گڑھوں نے جگہ جگہ راستہ روک رکھا تھا اور دشواریاں پیدا کر رہی تھی۔ بلاخر مزید 1 گھنٹے بعد ہم رک گئے۔ ہمارے سانس بری طرح پھولے ہوئے تھے۔
चंद मिनट अपनी हालत पर काबू पाने में गुजर गए। वो रात का आखिरी पहर था और गालबन 3:30 बजे का वक्त था। हमें यहाँ तक पहुँचने में 2.5 घंटे लगे थे। जिस जगह हम रुके थे वहाँ जा बजा बड़े बड़े चट्टानी पत्थर फैले हुए थे और कद आदम झाड़ियाँ थी। उससे आगे बिल्कुल अमूदी ढलान थी और उस ढलान के इख्तिताम पर तकरीबन 30 गज आगे सड़क थी। सड़क के दूसरी तरफ एक हमवार सी मैदान नुमा वादी थी जो नशेब इख्तियार करती हुई दूर तक चली गई थी। मेरे ख्याल में ये जगह मुनासिब रही गई। अंगूरी ने एक जगह पत्थरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने तनकीदी निगाहों से दाएं बाएं देखा। दोनों तरफ दूर तक सड़क नजर आ रही थी। हम किसी भी तरफ से आने वाली हर गाड़ी को देख सकते थे, लेकिन पत्थरों और झाड़ियों की वजह से हम किसी की निगाहों में नहीं आ सकते थे। अंगूरी ने वाकई बेहतरीन जगह का इंतखाब किया था और फिर यहाँ से मैंने कमान संभाल ली। जाहिर हम चारों एक ही जगह पर नहीं रह सकते थे। मैंने थोड़े थोड़े फासले पर मुख्तलिफ जगहों का इंतखाब करके हर एक को समझा दिया कि किसको किस जगह पोजीशन संभालनी है। हर पोजीशन से सड़क साफ नजर आ रही थी। चांद आसमान से गायब हो चुका था। रात के आखिरी पहर के अंधेरे ने फिजा को अपनी लपेट में ले लिया था। इस खुली जगह पर तेज हवा में बड़ी काट थी। हम सब ठंडी हवा के बराह रास्त टकराव से बचने के लिए एक चट्टान नुमा पत्थर की आड़ में बैठे हुए थे। एक कोने में अंगूरी थी, उसके साथ नूरी जुड़कर बैठी हुई थी, फिर अब्दुल्ला और फिर हसन। हसन मेरी बाईं तरफ था। हम मदम लहजे में बातें कर रहे थे और जाहिर है इस वक्त हमारा मौजू मौसम के अलावा और क्या हो सकता था। वक्त बहुत मदम रफ्तार से गुजर रहा था। बिलाकर रात का अंधेरा रुखसत होने लगा। उसकी जगह बहुत मदम सा उजाला फैल रहा था जो बतदरीज वाज़े होता चला गया। अब दूर दूर तक की चीजें साफ नजर आ रही थी। अब अपनी अपनी पोजीशनों पर पहुंच जाओ, मैंने अपनी सब मशीन गन संभालते हुए कहा। वो चारों भी उठ गए। हम सब के पास सब मशीन गनों के अलावा 4 फादल मैगजीन भी थे। हैंड ग्रेनेड सिर्फ 2 थे, एक हसन के पास और दूसरा अब्दुल्ला के पास। हम तकरीबन 150 गज एरिया में फैले हुए थे। इस तरह दुश्मन को यह तासर मिलता था कि हमलावर ज्यादा तादाद में है। दाईं तरफ सबसे आखिर में हसन था, उसके बाद मैं, मुझसे आगे अंगूरी और नूरी और बाईं तरफ अब्दुल्ला सबसे आखिर में था। हम अपनी अपनी जगह पर पोजीशन लेकर बैठे रहे। मेरी नजरें सड़क पर और कान कोई आवाज सुनने के मुंतजिर थे। वक्त गुजरता रहा लेकिन सड़क सुनसान रही और कोई आवाज सुनाई नहीं दी। सूरज तुलू हो रहा था जब किसी भारी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई देने लगी। हवा के दोष पर यह आवाज बहुत करीब से आती हुई महसूस होती थी और कभी बहुत दूर से। हम सब अपनी अपनी सब मशीन गन्ने संभाल कर होशियार हो गए और फिर 2 मिनट बाद वो गाड़ी हमारी नजरों के सामने आ गई। वो पतन से बारामूला की तरफ जाने वाली बस थी। मैंने चीख कर अपने साथियों को खबरदार कर दिया कि बस पर फायरिंग न की जाए। वो बस हमारे सामने से गुजर गई और फिर उसके फौरन बाद ही पतनी की तरफ से आती हुई एक फौजी जीप दिखाई दी। उसके पीछे 2 ट्रक थे। होशियार, मैंने चीख कर कहा और खुद भी संभल कर बैठ गया। जीप और ट्रकों की रफ्तार खासी तेज थी। जीप पर भी एक मशीन गन नस्ब थी और गंजर गन पर हाथ रख के मुस्तैद खड़ा था। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर अफीसर और पिछली सीटों पर 4 फौजी थे जिनके हाथों में सब मशीन गन्ने थी और उन सब का रुख पहाड़ों की तरफ था। पिछले 2 ट्रकों की सूरत भी ऐसी ही थी। उन पर लगी हुई हैवी मशीन गन्नों का रुख भी पहाड़ियों ही की तरफ था। वो जैसे ही जद में आए मैं चीख उठा, फायर! और फिर खामोश और पुरसुकून फिजा में सब मशीन गन्नों की तड़तड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। मैंने जीप को आगे निकलने दिया था और दरमियान वाले ट्रक को निशाना बनाया था। आगे निकल जाने वाली जीप को नूरी और अंगूरी ने निशाना बनाया। उनमें से किसी की गोली जीप के ड्राइवर को लगी। जीप लड़खड़ाती हुई सड़क से उतरकर बड़ी तेजी से नशेब की तरफ लुढ़कने लगी। जीप से मशीन गन के एक ब्रेस्ट मारा गया था। अब्दुल्ला की गोलियां जीप का ताकुब कर रही थी। अफीसर ने जीप से छलांग लगा दी। वो झाड़ियों में एक तरफ दौड़ रहा था मगर अब्दुल्ला की गोलियों ने उसे ढेर कर दिया। अब्दुल्ला का निशाना वाकई ही बहुत अच्छा था। अब हमारा निशाना वो 2 ट्रक थे। फायरिंग शुरू होते ही आगे वाले ट्रक के ड्राइवर ने बदहवास होकर पूरी कुव्वत से ब्रेक दबा दिया था। ट्रक टायरों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ आड़ा तिरछा होकर रुक गया। दूसरा ट्रक ड्राइवर से बेकाबू होकर एक जोरदार धमाके से अगले ट्रक से टकरा गया। फौजी चीखते हुए ट्रकों में लुढ़क गए। वो संभलने की कोशिश कर रहे थे मगर इसी दौरान कम से कम 3 फौजी हमारी गोलियों का निशाना बन चुके थे। एक फौजी को मशीन गन संभालने का मौका मिल गया और उसने फायर खोल दिया मगर हमारी पोजीशन ऐसी थी कि मशीन गन की गोलियां हमारा कुछ बिगाड़े बगैर हमारे सरों के ऊपर से गुजर गई। अब्दुल्ला ने हैंड ग्रेनेड की पिन खींचकर उसे ट्रकों की तरफ उछाल दिया मगर वो दस्ती बम ट्रकों से कुछ फासले पर गिरा। चंद और फौजी संभल चुके थे और सब मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और फिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। सामने से चलाई जाने वाली कई गोलियां उसके सीने में लगी।
वो चीखता हुआ गिरा और ढलान पर लुढ़कता चला गया। मैं अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन फिर एक झटके से रुक गया। गोलियों से छिलनी हसन ढलान के किनारे पर पहुंच चुका था और फिर दूसरे ही लम्हे वो अमूदी ढलान के दूसरी तरफ गिरकर निगाहों से ओझल हो गया। और फिर पतनी की तरफ से 2 और फौजी ट्रकों को देखकर मैं उछल पड़ा। वो ट्रक अभी बहुत दूर थे। मैंने चीखकर अपने साथियों को खतरे से आगाह किया और दूसरे ही लम्हे हम भाग खड़े हुए। अब्दुल्ला और नूरी हमसे आगे थे। अंगूरी मेरे साथ दौड़ रही थी। छोटे छोटे पत्थरों में बार बार उसके पैर पिट रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और हम दौड़ते रहे। मुझे यकीन था कि तादादम फौजी हमारा ताकुब शुरू कर देंगे और पहाड़ियों में हमें घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ट्रक अभी काफी दूर थे और मुझे इत्मीनान था कि हम उनके आने से पहले काफी दूर निकल जाएंगे। हम मुसलसल बुलंदी की तरफ दौड़ रहे थे। हमारे सांस फूल गए थे, मगर हम रुक नहीं सकते थे। हम बहुत दूर निकल आए। अब फायरिंग की आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही थी। अंगूरी दौड़ते दौड़ते एक बार फिर गिर गई। उसके घुटने पर पत्थरों से रगड़ लग गई थी और वो काफी तकलीफ महसूस कर रही थी, मगर मैं उसका हाथ पकड़े दौड़ता रहा। अभी हम खतरे से बाहर नहीं हुए थे। नूरी और अब्दुल्ला अब भी हमसे आगे थे और फिर नूरी भी दौड़ते दौड़ते गिर गई। अब्दुल्ला झुककर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। हम भी उनके करीब ही रुक गए। अंगूरी ने राइफल फेंक दी और दोनों हाथ जमीन पर टिका कर बैठ गई। उसके मुंह से कफ जारी था और सांस धूकनी की तरह चल रहा था। नूरी भी कुछ ऐसी कैफियत से दो चार थी। अब्दुल्ला भी नूरी के पास बैठा हाँफ रहा था। मैं भी अंगूरी के करीब एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया और अपने फूले हुए सांस पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। मुझे इतराफ है कि मैं जिंदगी में इतना तेज कभी नहीं दौड़ा था, लेकिन जब मौत भयानक रूप में ताकुब में लगी हुई हो तो जिस्म की तमाम तर कुव्वतें टांगों में सिमट आती हैं। हम खतरे से अभी ज्यादा दूर नहीं हुए थे। सिर्फ 5-6 मिनट वहां रुके और फिर दौड़ने लगे। घुटने की तकलीफ से अंगूरी को दौड़ने में खासी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो बड़ी बाहिम्मत लड़की साबित हुई। मेरे साथ कदम कदम मिलाकर दौड़ती रही। मिलाकर हम उस आबशार के करीब पहुंच गए। उस वक्त तक हम फिर हाँपने लगे। अंगूरी और नूरी नदी के किनारे पर गिर गई। मैं और अब्दुल्ला भी करीब ही बैठकर हाँपने लगे। जब सांसों की रफ्तार किसी हद तक नॉर्मल हुई तो मैं नदी के किनारे पर सीने के बल लेटकर किसी जानवरी की तरह पानी पीने लगा। ठंडे और शीरी पानी के चंद घूंट भरने के बाद ही मेरे हवास बहाल होने लगे। उन तीनों ने भी पानी पिया और वहीं बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगे। नूरी और अब्दुल्ला हमसे कुछ दूर थे। अंगूरी घुटने के करीब ही अपनी टांग दबा रही थी। फिर उसने ढीला डाला कुर्ता ऊपर खींच लिया और शलवार का पांचा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खींचने लगी। उसके घुटने पर खाल छिल गई थी। खून तो नहीं निकला था, मगर वो जगह सुर्ख हो गई थी। मेरी नजरें उसके जख्मी घुटने को नहीं, उसकी सडोल गुलाबी पिंडली को देख रही थी। मेरा सांस बेकाबू होने लगा था। अंगूरी ने मेरी निगाहों के मरकज और मेरी कैफियत को ताड़ लिया और जल्दी से पांचा नीचे खींच लिया। उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। अपना घुटना देखने के लिए उसने बेख्याली में पांचा ऊपर कर लिया था, लेकिन अब शर्म के मारे उसके चेहरे की रंगत बदली जा रही थी। अब चलना चाहिए, उसने मेरी तरफ से नजरें चुरा कर कहा और राइफल संभाल कर उठ खड़ी हुई। हम अगरचे खतरे की हद से निकल आए हैं, मगर कोई भरोसा नहीं कि वो भेड़िए हमारा ताकुब करते हुए किसी तरह यहाँ भी पहुंच जाए। आबशार के नीचे से गुजरकर हम तेजी से चलते रहे। रास्ता अगरचे यहाँ भी बड़ा कठिन था, मगर हमारी रफ्तार में कमी ना आई। एक चट्टान पर से कूदते हुए अंगूरी बेइख्तियार करा उठी और घुटने पर हाथ रखकर दोरी हो गई। अगर चलने में तकलीफ हो रही हो तो मैं कंधे पर उठा लूं। मैंने उसके करीब रुककर सरगोशी की। उसने घूर कर मेरी तरफ देखा, मगर नजरों में गुस्सा नहीं था। अंगूरी की वजह से हमने रफ्तार कम कर दी। वो लंगड़ाती हुई आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मजीद 1.5 घंटे बाद हम अपने ठिकाने पर पहुंच गए। नूरी और अब्दुल्ला उस वक्त हमसे काफी पीछे रह गए थे और गुंजान दरख्तों और झाड़ियों में वो नजर भी नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने बेतकल्फी से अंगूरी का हाथ पकड़ लिया था। बाबा अब्दुल फतेह आमतौर पर झोंपड़े के सामने बैठा रहता था, मगर इस वक्त वो नजर नहीं आ रहा था। झोंपड़े का पर्दा भी गिरा हुआ था। बाबा, अंगूरी ने पुकारा। उस वक्त हम झोंपड़े से 10 गज के फासले पर थे। हम आ गए बाबा, बड़े जोर की भूख लगी है हमें। झोंपड़े का पर्दा हिला और दूसरे ही लम्हे मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। झोंपड़े से बाबा अब्दुल फतेह नहीं, 2 भारतीय फौजी बरामद हुए थे और उनके हाथों में पकड़ी हुई सब मशीन गनों ने हमें जद पर ले रखा था। मेरे पूरे बदन में सिनसनी की लहरें सी दौड़ गई। सीने में सांस रुकने लगा। वो दोनों फौजी शक्लों ही से वैशी और दरिंदे लग रहे थे। मैं बेहिस्सो हरकत होकर रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो हकीकत है या कोई ख्वाब। झोंपड़े का पर्दा एक बार फिर हिला। 2 फौजी और अंदर थे।
बरामद हुए। उन्होंने अपने दरमियान बाबा अब्दुल फतेह को गिरफ्त में ले रखा था। बाबा अब्दुल फतेह की हालत देखकर मैं लर्ज उठा। उसका लिबास खून आलूद था, दाढ़ी और सर के सफेद बाल भी खून में लुथड़े हुए थे, नाक से भी खून बह रहा था और पेशानी भी जख्मी थी, जिससे बहने वाला खून चेहरे को तर करता हुआ गले तक चला गया था। वो दोनों फौजी जिन्होंने बाबा अब्दुल फतेह को दोनों तरफ से बाहों की गिरफ्त में ले रखा था, उनमें एक लांस नायक और दूसरा लेफ्टिनेंट था। लांस नायक की राइफल उसके दूसरे हाथ में थी, जबकि लेफ्टिनेंट का रिवॉल्वर उसके होलिस्टर में उड़सा हुआ था। होलिस्टर का फ्लिप खुला हुआ था। उन दोनों ने बाबा अब्दुल फतेह को आगे धकेल दिया। मैं अपने कदमों पर खड़ा ना रह सका और लड़खड़ा कर मुंह के बल गिर पड़ा। उसकी बाईं टांग पिंडली से सूजकर ऊपर को उभरी हुई थी। बाबा अब्दुल फतेह को बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उसकी टांग की हड्डी भी तोड़ दी गई थी, मगर आफरीन है उस बूढ़े पर कि उसके मुंह ने अभी तक एक हल्की सी कराह भी नहीं निकाली थी और उसके बरक्स उसका चेहरा पुरअज़म और बूढ़ी आंखों में पुरस्रार चमकती। मैं अभी तक अंगूरी का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए था, लेकिन फिर उसका हाथ इस तरह मेरी गिरफ्त से छूटा कि मुझे एहसास तक ना हो सका। अंगूरी चीखती हुई बाबा अब्दुल फतेह की तरफ लौटी, लेकिन एक फौजी की ठोकर खाकर पीछे पलट गई। उसके मुंह से बड़ी खौफनाक चीख निकली थी। फौजी ने उसकी पसलियों पर एक और ठोकर रसीद कर दी। वो एक बार फिर चीखी। फौजी ने तीसरी ठोकर मारनी चाहिए तो लेफ्टिनेंट ने उसे रोक दिया। नहीं रतन लाल, वो मैंने खेद अंदाज में बोला, अगर ये मर गई तो हमारे किसी काम नहीं रहेगी। जरा देखो तो इसे, लगता है भगवान ने इसे अपने हाथों से बनाया हो। ये ठोकरें मारने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए है। उसने अपनी बेल्ट में उड़सा हुआ खंजर निकाल लिया और अंगूरी के सामने जा खड़ा हुआ। मेरे जिस्म में खून की गर्दिश तेज हो गई। मैंने अपनी जगह से हरकत करना चाही, मगर एक फौजी ने बड़ी तेजी से आकर राइफल की दाल मेरे सीने पर रखकर मुझे पीछे धकेल दिया। लेफ्टिनेंट अंगूरी के सामने खड़ा उसके चेहरे को घूर रहा था। अंगूरी ने उसके मुंह पर थूक दिया। लेफ्टिनेंट गुस्से से आग भगोला हो गया। उसने खंजर की नोक अंगूरी के सीने पर रखकर नीचे की तरफ जोर से झटका दिया। अंगूरी की चीख सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। एक लम्हे बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैं एक बार फिर लर्जा कर रह गया। अंगूरी की कमीज ऊपर से नीचे तक कट गई थी और उसका सीना बरहना हो रहा था। शायद तुम अपनी बहन को भी दूसरों के सामने इसी तरह नंगा कर चुके हो, अंगूरी ने हुर्राते हुए कहा। उसके लहजे में खौफ नाम की कोई भी चीज ना थी। लेफ्टिनेंट ने उसके सीने पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अंगूरी चीखती हुई नीचे गिर गई। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी छातियों को नंगा किया है, लेफ्टिनेंट बेड़िए की तरह घुर्राते हुए बोला। अभी थोड़ी देर में ये सारा लिबास तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारे जिस्म के साथ जो कुछ होगा उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरे ये आदमी कई महीनों से अपने घरों से दूर है, औरत को तरस गए हैं। तुम जैसी नारी को तो ये लोग चीर फाड़ कर खा जाएंगे। लेकिन वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम लोगों के साथ और कितने आदमी हैं और कहाँ छुपे हुए हैं। हमारे साथ और कोई नहीं, अगर होते तो अब तक आ चुके होते, अंगूरी ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। मैं अब तक उसे एक कमजोर सी लड़की समझ रहा था। राइफल चलाना और बात थी और इस तरह तशद्दुद का सामना करना दूसरी बात। उसने किसी तरह अपने आप को कमजोर साबित नहीं किया था। तुम बताओ तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? लेफ्टिनेंट ने मेरी तरफ घूम कर कहा। उस बूढ़े का अंजाम देख रहे हो? इसने भी कुछ बताने से इनकार कर दिया था। सिर्फ एक ही बात पर अड़ा रहा कि यहाँ इसके सिवा कोई नहीं रहता। अगर ये हमें सब कुछ बता देता तो इसका ये असर ना होता, मगर बड़ा सख्त जान बुड्ढा है, अभी तक जिंदा है। मेरा ख्याल है तुम ऐसी मार बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। जब शरीर पर चोट पड़ती है तो बड़ी तकलीफ होती है। अगर तुम इस तकलीफ से बचना चाहते हो तो अपने साथियों के बारे में बता दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें और इस कबूतरी को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी। मैं अंगूरी की तरफ देखने लगा। उसने नफी में गर्दन हिला दी। मैंने लेफ्टिनेंट की तरफ देखा। हमारे साथ और कोई नहीं, अगर होता भी तो तुम्हें ना बताता कि वो कितने लोग हैं और कहाँ छुपे हुए हैं। क्या तुम ये समझते हो कि इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाकर तुम हमारे हौसले पस्त कर सकोगे? याद रखो अफीसर, इस वादी का बच्चा अपनी जान तो दे सकता है, मगर तहरीक से गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी कुर्बानी इस वादी को तुम जैसे बेड़ियों से निजात दिला सकती है। बड़ा घमंड है तुम्हें, लेफ्टिनेंट घुर्राया। देखता हूँ तुम जबान कैसे नहीं खोलते, अभी फर बोलने लगोगे। उसने दो फौजियों को इशारा किया। वो अंगूरी को बाहों से पकड़कर घसीटते हुए एक तरफ ले जाने लगे। मैं कांप उठा। मुझे समझने में देर न लगी थी कि वो मेरी जबान खुलवाने के लिए क्या करने वाले थे। मैं परेशान निगाहों से इधर उधर देखने लगा। जब हम इस तरफ आ रहे थे तो नूरी अब्दुल्ला हमसे पीछे रह गए थे और मेरा ख्याल था कि उन्होंने दूर ही से ये सूरत हाल देख ली थी और कहीं छुप गए थे। मुझे यकीन था कि वो कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे।
लेकिन मैं परेशान हो रहा था कि उन्हें देर हो गई तो कार्रवाई का कोई फायदा ना होगा। दोनों फौजी अंगूरी को बाहों से पकड़कर घसीट रहे थे और अंगूरी अपने आप को छुड़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। लेफ्टिनेंट एक तरफ खड़ा दिलचस्प नजरों से उस तरफ देख रहा था। अंगूरी की कमीज फट गई जिसे एक फौजी ने खींचकर उसके बदन से अलग कर दिया। मैंने एक बार फिर अपनी जगह से हरकत करना चाही, मगर मेरे सामने खड़े हुए फौजी ने राइफल की नाली जोर से मेरे सीने पर मारी। मैं लड़खड़ा कर गिर गया। उस फौजी ने एक पैर मेरे सीने पर रख दिया और राइफल की नाल मेरी खोपड़ी से लगा दी। उसकी उंगली ट्राइगर पर थी। मेरी नजर जमीन पर पड़े हुए बाबा अब्दुल फतेह की तरफ उठ गई। अब तक वो बेहिस्सो हरकत पड़ा था, लेकिन अब उसके जिस्म में हरकत पैदा होते देखकर मैं चौंके बगैर न रह सका। लेफ्टिनेंट बाबा अब्दुल फतेह के करीबी उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था और बाबा अब्दुल फतेह दोनों हाथ जमीन पर टिकाए आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश कर रहा था। जिस फौजी ने मुझे दबा रखा था उसकी पुश्त भी बाबा अब्दुल फतेह की तरफ थी। वो भी उसे हरकत करते हुए नहीं देख सका था। मैं कनखियों से बाबा अब्दुल फतेह की तरफ देखता रहा और कभी उस फौजी की तरफ। आराम से पड़ा रह, हरकत की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा, फौजी मुझे घूरते हुए भेड़िए की तरह गुर्रा कर कहने लगा। मैंने एक बार फिर कनखियों से बाबा अब्दुल फतेह की तरफ देखा। वो इस पोजीशन में आ चुका था जैसे चीता अपने शिकार पर झपटने को बिल्कुल तैयार होता है। मैंने सिर्फ एक नजर अंगूरी की तरफ देखा जो अब भी चीखते हुए अपने आप को छुड़ाने की जिद्दोजहद कर रही थी। उसने एक फौजी को लात मारकर दूर गिरा दिया था और उसी लम्हे बाबा अब्दुल फतेह भी चीते ही की तरह अपनी जगह से उछला। उसका हाथ लेफ्टिनेंट के होलिस्टर पर पड़ा और जब लेफ्टिनेंट उछलकर मुड़ा तो रिवॉल्वर बाबा अब्दुल फतेह के हाथ में आ चुका था। खौफ और दहशत से लेफ्टिनेंट का चेहरा धुआं हो गया। बाबा अब्दुल फतेह एक भी लम्हा जाया किए बगैर रिवॉल्वर का ट्राइगर दबाता चला गया। रिवॉल्वर से निकलने वाली गोलियां यके बाद दिगरे लेफ्टिनेंट के पेट और सीने में पेवस्त होती रही। वो लड़खड़ा रहा था मगर उसने खंजर बाबा अब्दुल फतेह की तरफ उछाल दिया। लेफ्टिनेंट के उछलने और चीखने की आवाज सुनकर वो फौजी भी तेजी से मुड़ा जिसने मुझे दबा रखा था। मेरी तरफ से उसकी तवज्जो एक लम्हे को ही हटी थी। मैंने राइफल पर हाथ डालकर उसे एक झटके से अपनी पेशानी से हटाया और फिर दूसरा हाथ भी राइफल पर डालकर एक और जोरदार झटका दिया। वो फौजी लड़खड़ा कर दाईं तरफ गिरा। तीसरे झटके से राइफल मेरे हाथ में आ गई। मैं बड़ी तेजी से उठकर खड़ा हो गया और राइफल का रुख उस फौजी की तरफ करके ट्राइगर दबा दिया। कई गोलियां उसके जिस्म में पेवस्त हो गई। उसी वक्त दरख्तों की तरफ से भी फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं बाबा अब्दुल फतेह की तरफ लपका, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। लेफ्टिनेंट का फेंका हुआ खंजर उसके हल्क में पेवस्त था और वो बेहिस्सो हरकत हो चुका था। मैंने दौड़कर एक दरख्त की आड़ में पोजीशन ले ली। पहले मैं समझा था कि जो फौजी अंगूरी को काबू करने की कोशिश कर रहे थे फायरिंग उन्होंने की थी, लेकिन ये फायरिंग सामने दरख्तों में छुपे हुए नूरी और अब्दुल्ला कर रहे थे। अंगूरी ने जिस फौजी को लात मारकर दूर गिराया था वो उठने की कोशिश कर रहा था कि अब्दुल्ला की गोलियों का निशाना बन गया। दूसरा फौजी अंगूरी को छोड़कर दौड़ता हुआ एक दरख्त की आड़ में पोजीशन लेकर बैठ गया और नूरी की तरफ फायरिंग कर रहा था। नूरी ने हमाकत ये की कि फायरिंग करते हुए चीखती हुई आगे की तरफ दौड़ पड़ी जहां अंगूरी पड़ी हुई थी, लेकिन वो चंद कदम से ज्यादा आगे नहीं आ सकी। भारतीय फौजी की एक गोली उसकी पेशानी पर लगी और वो चीखती हुई गिरी। अब्दुल्ला दरख्त की आड़ से निकलकर उसकी तरफ लपका तो वो भी भारतीय फौजी की गोलियों का निशाना बन गया। मेरा दिमाग घूम रहा था, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और फिर अंगूरी की चीख सुनकर मैं होश में आ गया। वो चीखती हुई मेरी तरफ दौड़ी आ रही थी और फिर वो ठोकर खाकर मुंह के बल झाड़ियों में गिरी। उस लम्हे गोलियों की एक बौछार अंगूरी के ऊपर से गुजर गई। अगर वो ठोकर खाकर ना गिरती तो भारतीय फौजी की गोलियां उसे भी छिलनी कर देती। अंगूरी पर फायरिंग करने के लिए उस भारतीय फौजी को दरख्त की आड़ से निकलना पड़ा था। इस तरह वो मेरे सामने आ गया और मैंने फायर खोल दिया। भारतीय फौजी ने भी ट्राइगर दबाया मगर उसकी राइफल खाली हो चुकी थी। उसने राइफल फेंक दी और उठकर खौफजदा अंदाज में चीखता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ, मगर ज्यादा दूर नहीं जा सका। मेरी राइफल से निकलने वाली लातादाद गोलियां उसकी पुश्त में पेवस्त हो गई और वो ऊंधे मुंह ढेर हो गया। मैं उठकर अंगूरी की तरफ लपका, वो भी उठकर मेरी तरफ दौड़ी। वो वहशियाना अंदाज में चीखते हुए मुझसे लिपट गई। मैंने भी उसे अपनी बाहों की लपेट में ले लिया। वो चंद लम्हे चीखती रही और फिर यकायक खामोश होकर मेरी बाहों में झूल गई। वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने अंगूरी को आहिस्तगी से नीचे लिटा दिया। वो ऊपर के दर्द से बरहना थी और उसके सीने पर एक छोटा सा जख्म भी था जिससे खून रिस रहा था। मैं कुछ देर तक परेशान निगाहों से इधर उधर देखता रहा। अंगूरी की फटी हुई कमीज एक तरफ झाड़ियों में फंसी हुई थी। मैंने वो कमीज उठाकर जैसे तैसे करके उसके जिस्म पर इस तरह डाल दी कि उसका जिस्म छुप जाए।
میں دوڑتا ہوا عبداللہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بیچارہ ختم ہو چکا تھا۔ چند گز پر نوری کی لاش بھی پڑی تھی، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی ہو کہ معصوم اور بے گناہ کشمیری عوام پر ڈھایا جانے والا یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ ظالموں کے ہاتھ کون روکے گا؟ مظلوموں کی داد رسی کون کرے گا؟ میں نے اس کی آنکھیں بند کر دی اور دوبارہ انگوری کے پاس چلا آیا تھا۔ وہ ایک جرأت مند لڑکی تھی، میں نے اس کی بہادری کا مظاہرہ دیکھا تھا۔ میں نے اسے غاصب دشمن پر موت برساتے ہوئے دیکھا تھا، دشمن پر گولیاں برساتے اس کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی تھی جو عزم و ہمت کا مظہر ہوتی ہے۔ وہ بزدل نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ خون خوار بیڑیوں میں اس طرح گر گئی تھی کہ اس کے حواس جواب دے گئے تھے۔ اس نے آخری دم تک ان بیڑیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اپنی آبرو بچانے کے لیے وہ ہوش و آواز کی آخری حد تک مزاحمت کرتی رہی تھی، اور جب وہ میری طرف دوڑی تو اس کے حواس جواب دے گئے تھے اور وہ مجھ سے لپٹ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں گھٹنوں کے بل انگوری کے پاس جھک گیا اور اس کے گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کامیابی نہ ہوئی تو دوڑ کر ندی پر پہنچ گیا۔ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھرا اور انگوری کے قریب پہنچ کر پانی اس کے منہ میں ٹپکانے لگا۔ کچھ چھینٹے اس کے چہرے پر بھی ڈالے۔ مجھے دوسری مرتبہ پھر چلو میں پانی لانا پڑا۔ اس مرتبہ نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ پہلے تو اس نے تھوڑی بہت حرکت کی، مگر پھر آنکھیں کھول دی۔ چند لمحے وہ پریشان سی نگاہوں سے میرے چہرے کو تکتی رہی، پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا اور وہ اچھل کر چیختی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ جھٹکے سے جب اٹھی تو قمیض اس کے جسم پر سے ہٹ گئی تھی اور اب وہ برہنہ حالت میں مجھ سے لپٹی ہوئی تھی۔ میرے دونوں ہاتھ اس کی برہنہ پشت پر تھے، لیکن میرے اندر نہ تو کسی جذبے نے سرکشی کی تھی اور نہ ہی خون کی گردش میں تیزی آئی تھی۔ البتہ زندگی کے جس سنسنی خیز اور خوفناک ترین تجربے سے اس وقت ہم گزرے تھے، اس سے میرے دماغ میں بھی سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ انگوری بیچاری میرے ساتھ لپٹی سسکیاں بھر رہی تھی۔ زندگی کے اس خوفناک تجربے نے اس پر بہت برا اثر کیا تھا۔ وہ خون خوار بیڑیوں کی ہوس اور موت کا شکار ہوتے ہوتے بچی تھی۔ ہوش میں آؤ انگوری، میں نے اس کی پوچھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب اپنے آپ کو سنبھالو، ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔